लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब रोहतासगढ़ किले के अंदर राजा बीरेंद्र सिंह की सवारी आई है, जिससे यहाँ की रियाया बहुत ही प्रसन्न है। छोटे छोटे बच्चे भी उनके आने की खुशी में मग्न हो रहे हैं। इसका सबब यही है कि राजा बीरेंद्र सिंह जब जहाँ रहते हैं, खैरात का दरवाजा वहां खुला रहता है। यों तो जहां इनकी अमलदारी है, बराबर खैरात हुआ ही करती है, मगर जहां ये स्वयं मौजूद रहते हैं, खैरात ज्यादा हुआ करती है। खैरात का मकान और बंदोबस्त अलग है। कोई आदमी वापस नहीं जाने पाता और जिसको जिस चीज की जरूरत होती है, दी जाती है। 3 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम उम्र वाले लड़कों को मिठाई बांटने का हुक्म है, और 3 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को चीनी के खिलौने बांटे जाते हैं। चीनी के खिलौने, मिठाइयाँ और साथ ही इसके कपड़ों का बांटना तभी तक जारी रहता है जब तक राजा बीरेंद्र सिंह स्वयं मौजूद रहते हैं, और अन्न तो हमेशा बंटा करता है। यही सबब है कि आज रोहतासगढ़ के छोटे छोटे बच्चों को भी हद से ज्यादा खुशी है और वे झुंड के झुंड इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे हैं। आज ये खबर बहुत अच्छी तरह मशहूर हो रही है कि माया रानी नामी एक औरत और दारोगा बाबा नामी एक मर्द इस किले में गिरफ्तार हुए हैं, जो बीरेंद्र सिंह के दुश्मन हैं, और भूतनाथ नामी कोई अय्यार गिरफ्तार किया गया है, जिसके मुकदमे का फैसला करने के लिए राजा साहब स्वयं आए हैं। ये खबरें किसी एक ढंग पर मशहूर नहीं हैं, बल्कि तरह तरह का पलेथन लगाकर लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं और राजा बीरेंद्र सिंह के दुश्मनों को जी जान से गालियां दे रहे हैं। राजा बीरेंद्र सिंह के आने के साथ ही उनके अय्यारों ने एक एक करके वे कुल बातें बयान कर दी जो आज के पहले हो चुकी थीं और जिन्हें राजा बीरेंद्र सिंह नहीं जानते थे। भूतनाथ का हाल सुनकर उन्हें बड़ा ही रंज हुआ, क्योंकि कमला को वे अपनी लड़की की तरह प्यार करते थे। खैर, सब बातों को सुन सुनाकर राजा बीरेंद्र सिंह महल में गए और कमलनी, लाडली और कमला इत्यादि से इस तरह मिले जैसे बड़े लोग अपनी लड़कियों और भतीजियों से मिला करते हैं, और उन सभी ने भी वैसी ही मोहब्बत और इज्जत का बर्ताव किया जैसा नेक चलन लड़कियां अपने माता पिता के साथ करती हैं। सभी को प्यार और दिलासा देकर राजा बीरेंद्र सिंह बाहर आए और आज का दिन तेज सिंह से सलाह विचार करने में बिताया। दूसरे दिन दोपहर के बाद शेर अली खां से मुलाकात की और घंटे भर रात जाने के बाद भूतनाथ का मुकदमा सुनने का विचार प्रकट करके कहा कि माया रानी तथा दरोगा का मुकदमा भूतनाथ के बाद सुना जाएगा। राजा बीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से यह भी कह दिया कि भूतनाथ का मुकदमा महल के अंदर सुना जाएगा और उस समय हमारे अय्यारों के सिवा या किसी गैर के रहने की जरूरत नहीं है। औरतों में भी सिवाय लड़कियों के जो चिक के अंदर बैठाई जाएंगी, कोई लौंडी इतना नजदीक न रहने पावे कि हम लोगों की बातें सुने, और बलभद्र सिंह की गद्दी हमारे पास ही बिछाई जाए। हमारे पाठक सवाल कर सकते हैं कि जब मुकदमा सुनने के समय अय्यारों के सिवा किसी गैर आदमी के मौजूद रहने की मनाही कर दी गई, तो किशोरी, कमलनी और लक्ष्मी देवी इत्यादि को पर्दे के अंदर बैठाने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब ये हो सकता है कि ताज्जुब नहीं, राजा बीरेंद्र सिंह ने सोचा हो कि जिस समय भूतनाथ का मुकदमा सुना जाएगा और उसके ऐबों की पोटलियां खोलने के साथ साथ सबूत की चिट्ठियां अर्थात वो जन्मपत्री पढ़ी जाएगी जो बलभद्र सिंह ने दी है, तो बेशक लड़कियों के दिल पर चोट बैठेगी और उनके चेहरे तथा अंगों से उनकी अवस्था अवश्य प्रकट होगी। कौन ठिकाना कोई चीख उठे, कोई बदहवास होकर गिर पड़े या किसी से किसी तरह की बेअदबी हो जाए, तो ये अच्छी बात न होगी। बड़ों के सामने अनुचित काम बेबसी की अवस्था में हो जाने से दिल को रंज पहुंचेगा, और यदि ऐसा ना भी हुआ तो भी दिल की अवस्था छिपाने के लिए उन्हें बहुत उद्योग करना पड़ेगा तथा उनके नाजुक कलेजे को तकलीफ पहुंचेगी, जिससे वो लज्जित होगी। इससे इन लोगों का पर्दे के अंदर ही बैठना उचित होगा। बेशक यही बात है और बड़ों को ऐसा ख्याल होना ही चाहिए। रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी थी। महल के एक छोटे से मगर दोहरे दालान में रोशनी अच्छी तरह हो रही है। दालान के पहले हिस्से में बारीक चिक का पर्दा गिरा हुआ है और भीतर पूरा अंधकार है। किशोरी, कामनी, लक्ष्मी देवी, कमलनी, लाडली और कमला उसके अंदर बैठी हुई हैं। बाहरी हिस्से में, जिसमें रोशनी बखूबी हो रही है, राजा बीरेंद्र सिंह की गद्दी लगी हुई है। उनके बगल में बलभद्र सिंह बैठे हुए हैं। दूसरी बगल में कागजों की गठरी लिए हुए तेज सिंह विराजमान है और बाकी के अय्यार लोग भैरव सिंह को छोड़ के दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं तथा सभी की निगाहें सामने के मैदान पर पड़ रही हैं, जिधर से हथकड़ी बेड़ी से मजबूर
भूतनाथ को लिए हुए देवी सिंह चले आ रहे हैं। भूतनाथ ने आने के साथ ही झुककर राजा बीरेंद्र सिंह को सलाम किया और कहा, व्यर्थ ही बात का बतंगड़ बनाकर मुझे सांसत में डाल रखा गया है। मगर भूतनाथ ने भी, जिसने आप लोगों को खुश रखने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी, इस बात का प्रण कर लिया था कि जब तक राजा बीरेंद्र सिंह का सामना न होगा अपने मुकदमे की उलझन को खुलने न देगा। बीरेंद्र सिंह, बेशक इस बात का मुझे भी बहुत रंज है कि उस भूतनाथ के ऊपर एक भारी जुर्म ठहर गया है, जिसकी कार्रवाइयों को सुन सुनकर हम खुश होते थे और जिसे मोहब्बत की निगाह से देखने की अभिलाषा रखते थे। भूतनाथ, अगर महाराज को इस बात का रंज है तो महाराज निश्चय रखें कि भूतनाथ महाराज की नजरों से दूर किए जाने लायक साबित नहीं होगा। इधर उधर और पीछे की तरफ देख के, मगर अफसोस हमारा मददगार अभी तक नहीं पहुंचा, ना मालूम कहाँ अटक रहा। इतने में सामने की तरफ से वही जिन्न आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे तेज सिंह पहले देख चुके थे और जिसका हाल राजा बीरेंद्र सिंह से भी कह चुके थे। इस जिन्न की चाल आजाद, बेफिक्र और निडर लोगों की सी थी, जो धीरे धीरे चलकर उसी दालान में आ पहुंचा और चुपचाप एक किनारे खड़ा हो गया। उसके रंग ढंग और उसकी पोशाक का हाल हम एक जगह बयान कराए हैं, इसलिए पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यद्यपि जिन्न आश्चर्यजनक रीति से एकाएक वहां आ पहुंचा था और उसको इस बात का गुमान था कि हमारा आना लोगों को बड़ा ही आश्चर्यजनक मालूम होगा, मगर ऐसा न था, क्योंकि तेज सिंह को इस बात की खबर पहले ही दिन हो चुकी थी, जब वे जिन्न और भूतनाथ के पीछे पीछे जाकर उनकी बातें सुनाए थे और तेज सिंह ने ये हाल राजा बीरेंद्र सिंह, अपने साथियों और कमलिनी, लक्ष्मी देवी वगैरह से भी कह दिया था। अतः जिन्न के आने का सब कोई इंतजार ही कर रहे थे और जब वो आ गया तो सब उसकी सूरत गौर से देखने लगे। बीरेंद्र सिंह का इशारा पाकर देवी सिंह ने उस जिन्न से पूछा, महाराज की इच्छा है कि तुम अपना नाम और यहां आने का सबब बताओ। जिन्न, मेरा नाम कृष्ण जिन्न है और मैं भूतनाथ का विचित्र मुकदमा सुनने तथा अपने एक पुराने मित्र से मिलने आया हूं। देवी सिंह, आश्चर्य से, क्या भूतनाथ के अतिरिक्त कोई दूसरा आदमी भी तुम्हारा मित्र है? जिन्न, हां। देवी सिंह, और वो है कहाँ? जिन्न, इसी जगह, आप लोगों के बीच ही में। देवी सिंह, अगर ऐसा है तो तुम उसे अपने पास बुलाओ और बातचीत करो। जिन्न, इससे आपको कोई मतलब नहीं, जब मौका आवेगा ऐसा किया जाएगा। देवी सिंह, ताज्जुब है कि तुम किसी का कुछ ख्याल न करके बेअदबी के साथ बातचीत करते हो। क्या हम लोगों के साथ तुम्हें किसी तरह की दुश्मनी या रंज है, या दुश्मनी पैदा करना चाहते हो? जिन्न, दुश्मनी बिना डाह, डर और रंज के पैदा नहीं होती और हमारे को ये तीनों बात छू नहीं गई हैं। ना तो हमें किसी का डर है, ना किसी को डराने की इच्छा है, ना किसी को कुछ देते हैं और ना किसी से कुछ चाहते हैं। ना कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना हम किसी का कुछ बिगाड़ते हैं। ना हमें किसी बात की कमी है, ना लालसा है। फिर ऐसी अवस्था में किसी से दुश्मनी या रंज की नौबत हो भी क्यों कर सकती है? अतः आप लोगों को यही चाहिए कि हमारा ख्याल छोड़कर अपना काम करें और हमारा होना ना होना एक बराबर समझें। जिन्न की बातों से सभी को बड़ा ही आश्चर्य और रंज हुआ, बल्कि हमारे कई अय्यारों को क्रोध भी चढ़ाया। मगर राजा बीरेंद्र सिंह का इशारा पाकर सभी को चुप और शांत होना ही पड़ा। बीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखकर भूतनाथ का मुकदमा शुरू करने के लिए कहा और तेज सिंह ने ऐसा ही किया। तेज सिंह ने भूमिका के तौर पर थोड़ा सा पिछला हाल कहकर वो गठरी खोली, जिसमें पीतल की एक संदूकड़ी और कागज का वो मुट्ठा भी था, जिसमें कई चिट्ठियां कमलिनी वगैरह के सामने पढ़ी जा चुकी थीं। तेज सिंह उन चिट्ठियों को पढ़ गए जिनका हाल हमारे पाठकों को मालूम हो चुका है, और इसके बाद अगली चिट्ठी पढ़ने का इरादा किया। मगर जिन्न ने उसी समय टोक दिया और कहा, यदि महाराज साहब उचित समझे तो दारोगा और मुंदर को भी, जिसने अपने को माया रानी के नाम से मशहूर कर रखा है और जो इस समय सरकार के कब्जे में है, इसी जगह बुलवा लें और चिट्ठियों को उनके सामने पुनः पढ़ने की आज्ञा दें। यद्यपि यहाँ शेर अली खां के आने की भी आवश्यकता है, परंतु मौके मौके पर कई बातें ऐसी प्रकट होंगी जिनका हाल शेर अली खां को मालूम होने देना हम उचित नहीं समझते। यद्यपि जिन्न ने बेमौके टोक दिया था और राजा बीरेंद्र सिंह तथा हमारे अय्यारों को इस बात का रंज होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सभी ने जिन्न की बात पसंद की और महाराज ने माया रानी को हाजिर करने का हुक्म दिया। तारा सिंह गए और थोड़ी ही देर में माया रानी और दारोगा को इस तरह लिए हुए आ पहुंचे जिस तरह अपनी जान से हाथ धोए और जिद्दी कैदियों को घसीटते हुए लाना पड़ता है। जिस समय मुंदर वहां आई
उसने घबराहट के साथ चारों तरफ देखा। सबसे ज्यादा देर तक उसकी निगाह जिस पर अड़ी रही वो बलभद्र सिंह था, और बलभद्र सिंह ने भी माया रानी को बड़े गौर से देर तक देखा। जिन्न ने इस समय पुनः टोका और राजा बीरेंद्र सिंह से कहा, आशा है कि हमारे होशियार और नीति कुशल महाराज मुंदर और बलभद्र सिंह की आंखों को बड़े ध्यान और गूढ़ विचार से देख रहे होंगे। जिन्न की इस बात ने होशियारों और बुद्धिमानों के दिल में एक नया ही रंग पैदा कर दिया, और तेज सिंह तथा बीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए जिन्न की तरफ देखा। इसी समय भैरव सिंह भी आ पहुंचे, जिन्हें तेज सिंह कुछ समझा बुझा कर आज 2 दिन हुए बाग के उस हिस्से में छोड़ आए थे जिसमें माया रानी गिरफ्तार की गई थी। भैरव सिंह के हाथ में एक छोटा सा पुर्जा था, जिसे उन्होंने तेज सिंह के हाथ में रख दिया और तब मुस्कुराते हुए जिन्न की तरफ देखा। भैरव सिंह को देख जिन्न के दांत भी हंसी से दिखाई दे गए, मगर उसने अपने को रोका और भैरव सिंह की तरफ से मुंह फेर लिया। तेज सिंह ने इस पुर्जे को पढ़ा और हंसकर राजा बीरेंद्र सिंह के हाथ में दे दिया। राजा बीरेंद्र सिंह भी पढ़कर हंस पड़े और जिन्न तथा भैरव सिंह की तरफ देखने लगे। इस समय सभी की इच्छा ये जानने की हो रही थी कि भैरव सिंह ने जो पुर्जा तेज सिंह को दिया उसमें क्या लिखा हुआ था, और राजा बीरेंद्र सिंह उसे पढ़कर और जिन्न की तरफ देखकर क्यों हंस पड़े, और इसी तरह जिन्न भैरव सिंह को और भैरव सिंह जिन्न को देखकर क्यों हंसे। असल भेद ना किसी को मालूम हुआ, ना कोई पूछ ही सका। जब जिन्न ने माया रानी और बलभद्र सिंह की देखा देखी के बारे में आवाज कसी, उस समय माया रानी ने बलभद्र सिंह की तरफ से आंखें फेर लीं, मगर बलभद्र सिंह केवल आंख बचाकर चुप न रह गया, बल्कि उसने क्रोध में आकर जिन्न से कहा, एक तो तुम बिना बुलाए यहां पर चले आए जहां आपस की गुप्त बातों का मामला पेश है, दूसरे तुमसे जो कुछ पूछा गया उसका जवाब तुमने बेअदबी और ढिठाई के साथ दिया, तीसरे अब तुम बात बात पर टोका टाकी करने और आवाजें भी कसने लगे। आखिर कोई कहां तक ये हरकतें बर्दाश्त करेगा? तुम हम लोगों की बातों में बोलने वाले कौन? जिन्न क्रोध और जोश में आकर, हमें भूतनाथ ने अपना मुख्तार बनाया है, इसलिए हम इस मामले में बोलने का अधिकार रखते हैं। हां, यदि राजा साहब हमें चुप रहने की आज्ञा दें तो हम अपनी जबान बंद कर सकते हैं। कुछ रुककर, मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि क्रोध और खुदगर्जी ने तुम्हारी बुद्धि के आईने को गंदला कर दिया है और निर्लज्जता की सहायता से तुम बोलने में तेज हो गए हो। इतना भी नहीं सोचते कि इतने बड़े रोहतासगढ़ किले के अंदर, बल्कि महल के बीच में जो बेखौफ घुस आया है वो किसी तरह की ताकत भी रखता होगा या नहीं? राजा बीरेंद्र सिंह और अय्यारों की तरफ इशारा करके, जो ऐसे ऐसे बहादुरों और बुद्धिमानों के सामने बिना बुलाए आने पर भी ढिठाई के साथ वाद विवाद कर रहा है, वो किसी तरह की कुदरत भी रखता होगा या नहीं? मैं खूब जानता हूं कि नेक, ईमानदार, निर्लोभ और लापरवाह आदमी को राजा बीरेंद्र सिंह ऐसे बहादुर और तेज सिंह ऐसे चालाक आदमी भी कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे ऐसों की तो हकीकत ही क्या, जिसने बेईमानी, लालच, दगाबाजी और बेशर्मी के साथ ही साथ पापों की भारी गठरी अपने सिर पर उठा रखी है और उसके बोझ से घुटने तक जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। मैं इस बात को भी खूब समझता हूं कि मेरी इस समय की बातचीत लक्ष्मी देवी, कमलनी और लाडली को, जो इस पर्दे के अंदर बैठी हुई सब कुछ देख सुन रही हैं, बहुत बुरी मालूम होती होगी, मगर उन्हें धीरज के साथ देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हाँ, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है और मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने लज्जा से सिर झुका लेने के बदले में बेशर्मी अख्तियार कर ली है, और जिस तरह अब की दफे टोका है उसी तरह आगे भी बात बात मुझे टोकने का इरादा कर लिया है। मगर खूब समझ रखो कि राजा बीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों की बातें मैं इसलिए सह लूंगा कि ये लोग किसी के साथ सिवाय भलाई के बुराई करने वाले नहीं हैं, जब तक कोई कम वक्त इन लोगों को व्यर्थ न सतावे, और ये नेक तथा बद को पहचानने की भी बुद्धि रखते हैं। मगर तुम्हारे ऐसे बेईमान और पापी की बातें मैं सह नहीं सकता। भूतनाथ पर एक भारी इल्जाम लगाया गया है और भूतनाथ का मैं मुख्तार हूं, इससे मेरी इज्जत में कमी नहीं आ सकती। तुम लक्ष्मी देवी, कमलनी और लाडली के बाप बनकर अपने को बराबरी का दर्जा दिया चाहते हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता। अगर भूतनाथ दोषी है तो तुम भी मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। समझ रखो और खूब समझ रखो कि चाहे आज ही या 2 दिन के बाद हो, भूतनाथ की इज्जत तुमसे बढ़ी ही रहेगी। भूतनाथ की तरफ देखकर, क्यों जी भूतनाथ, तुम क्यों इससे दबे जाते हो? तुम्हें किस बात का डर है? भूतनाथ पीतल की संदूकड़ी की तरफ इशारा करके, बस केवल इसी का डर है, और इस कागज के मुट्ठे को तो मैं कुछ भी नहीं समझता। इसकी इज्जत तो मेरे सामने इतनी ही हो सकती है जितनी आज के दिन माया रानी की उस चिट्ठी की होती
जो अपने हाथ से लिखकर राजा गोपाल सिंह के सामने इस नीयत से रखती कि उसका कसूर माफ किया जाए और लक्ष्मी देवी का कुछ ख्याल न करके मुझे पुनः रानी बनाया जाए। जिन्न: निस्संदेह ऐसा ही है, और इसी संदूकड़ी के सबब से बलभद्र सिंह तुम्हारे सामने ढिठाई कर रहा है। अच्छा, इस संदूकड़ी का जादू दूर करने के लिए इसी के पास मैं एक तिलिस्मिक कलमदान रखे देता हूं, जिसमें बलभद्र सिंह पुनः तुम्हारे सामने बोलने का साहस न कर सके और तुम्हारा मुकदमा बिना किसी रोक टोक के समाप्त हो जाए। इतना कहकर जिन्न ने अपने कपड़ों के अंदर से एक सोने का कलमदान निकालकर उस संदूकड़ी के बगल में रख दिया, जो राजा बीरेंद्र सिंह के सामने रखी हुई थी और भूतनाथ के कागजात की गठरी में से निकाली गई थी। ये कलमदान, जिसका ताला बंद था, बहुत ही अनूठा और सुंदर बना हुआ था। इसके ऊपर की तरफ मीनाकारी के काम की 3 तस्वीरें बनी हुई थी और उनकी चमक इतनी तेज और साफ थी कि कोई देखने वाला इन्हें पुरानी नहीं कह सकता था। इस कलमदान को देखते ही भूतनाथ खुशी से उछल पड़ा और जिन्न की तरफ देख के तथा हाथ जोड़ के बोला, माफ करना, मैंने आपकी कुदरत के बारे में शक किया था। मैं नहीं जानता था कि आपके पास एक ऐसी अनूठी चीज है। यद्यपि मैंने अभी तक आपको नहीं पहचाना, तथापि कह सकता हूं कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप ये ना समझें कि ये कलमदान मुझसे दूर है और मैं इसे अच्छी तरह से देख नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी एक झलक नहीं, मेरे दिल के अंदर इसकी पूरी पूरी तस्वीर खींचती है। आसमान की तरफ हाथ उठा के, हे ईश्वर, तू धन्य है। भूतनाथ के विपरीत बलभद्र सिंह पर उस कलमदान का उल्टा ही असर पड़ा। वो उसे देखते ही चिल्ला उठा और उठकर मैदान की तरफ भागा, मगर जिन्न ने फुर्ती के साथ लपक कर उसे पकड़ लिया और बीरेंद्र सिंह के सामने लाकर कहा, भलमनसी के साथ यहां चुपचाप बैठो। तो भाग कर अपनी जान किसी तरह नहीं बचा सकते। केवल भूतनाथ और बलभद्र सिंह पर ही नहीं, बल्कि तिलिस्म के दारोगा पर भी उस कलमदान का बहुत ही बुरा असर पड़ा और डर के मारे वो इस तरह कांपने लगा जैसे जड़ैया बुखार चढ़ाया हो। बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और बाकी के अय्यारों को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे लोग ताज्जुब भरी निगाहों से उस कलमदान की तरफ देखने लगे। इतने में चिक के अंदर से आवाज आई, इस कलमदान को मैं भी जरा देखना चाहती हूं। ये आवाज कमलिनी की थी, जिसे सुनकर राजा बीरेंद्र सिंह ने जिन्न की तरफ देखा और जिन्न ने जोश के साथ कहा, हाँ हाँ, आप बेशक इस कलमदान को पर्दे के अंदर भिजवा दें, क्योंकि लक्ष्मी देवी और कमलिनी को भी इस कलमदान का देखना आवश्यक है। तेज सिंह से, आप स्वयं लेकर चिक के अंदर जाइए। तेज सिंह कलमदान लेकर उठ खड़े हुए और चिक के अंदर जाकर कलमदान कमलिनी के हाथ में रख दिया। वहां किसी तरह की रोशनी नहीं थी और पूरा अंधकार था, इसलिए उन सभी को कलमदान अच्छी तरह देखने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ा, जहां दीवार गीरों की रोशनी से दिन की तरह उजाला हो रहा था। सिवाय लक्ष्मी देवी के और किसी औरत ने कलमदान को नहीं पहचाना और न किसी पर उसका असर ही पड़ा। मगर लक्ष्मी देवी ने जिस समय उसे उजाले में देखा तो उसकी अजब हालत हो गई। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठने के साथ ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लक्ष्मी देवी के बेहोश होने से एक हलचल सी मच गई और कमलिनी तथा कमला इत्यादि उसे होश में लाने का उद्योग करने लगीं। तेज सिंह कलमदान उठाकर और ये कहकर कि लक्ष्मी देवी की तबीयत ठीक होने के साथ ही बाहर खबर कर देना, बीरेंद्र सिंह के पास चले और कलमदान सामने रखकर लक्ष्मी देवी का हाल कहा। इस मामले से सभी का ताज्जुब बढ़ गया और बीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा, इन भेदों को खोलकर आज अवश्य फैसला कर ही देना चाहिए। तेज सिंह, मैं भी यही चाहता हूं, जिन्न की तरफ देख के, मगर यह बात बिना आपकी मदद के किसी तरह नहीं हो सकती। जिन्न, जब तक राजा बीरेंद्र सिंह आज्ञा नहीं देंगे मैं यहां से न जाऊंगा, क्योंकि मैं भी इस मामले को आज खत्म कर देना आवश्यक समझता हूं। मगर तब तक सब्र कीजिए, जब तक लक्ष्मी देवी की तबीयत ठिकाने न हो जाए और वे सब पर्दे के पास आकर बैठ न जाएं। हाँ, बलभद्र सिंह को कहिए कि वो उठकर अपने ठिकाने जाए और भाग जाने का ध्यान भूलकर चुपचाप बैठे। बलभद्र सिंह की ताकत बिल्कुल निकल गई थी और वो जहां का तहां सुस्त बैठा रह गया। तेज सिंह ने उसे उठाकर अपने बगल में बिठा लिया और थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आधी घड़ी के बाद खबर आई कि लक्ष्मी देवी की तबीयत ठीक हो गई और वे सब पर्दे के पास आकर बैठ गई हैं। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का 12वां भाग समाप्त होता है।